हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हमारा फोर्थ अध्याय गतिमान आवेश चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में पढ़ना है हमें। इसके पिछली क्लास में हमने इसके कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया था और ऑस्टेट का प्रयोग बताया था कि पहले तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी अवधारणा, और जब भी किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना, एक चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है उसके लिए ऑस्टेट ने प्रयोग किया। प्रयोग में बताया था हमने कि क्या किया, एक चालक तार लिया और उसमें एक सेल लगाया और एक कुंजी लगाया। पहली स्थिति में जब कोई भी धारा नहीं प्रवाहित कर रही थी तो धारा जो नीचे सुई रखी थी, चुंबकीय सुई, इसमें कोई विक्षेप नहीं था। दूसरी कंडीशन में धारा प्रवाहित करने पर कांटा हिला, विक्षेप हुआ। अगली कंडीशन में धारा की दिशा बदलने पर कांटा का जो दिशा है वो विपरीत दिशा में हिल गया। तो ये प्रयोग और भी प्रयोग किया। धारा के मान को बढ़ाने पर विक्षेप अधिक होने लगा, कम करने पर विक्षेप कम होने लगा। तो इससे ऑस्टेट ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी चालक तार में या किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। कैसे उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय सुई रखी है, अगर इसके आसपास कहीं भी चुंबक जैसी कोई वस्तु मिलेगी तो ये क्या करेगी, विक्षेप बताएगी, मतलब विक्षेप होगा। हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। ऑस्टेट का प्रयोग ने बताया था। ऑस्टेट के प्रयोग की मतलब ये है कि जब भी धारा प्रवाहित हो रही किसी तार में या किसी भी चालक में तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो किस दिशा में प्रवाहित होता है, और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें बहुत से नियम बताए गए हैं कि हमें जो धारा की दिशा है उसको निकालने के लिए सबसे पहला जो नियम दिया है एम्पियर के तैरने का नियम। ठीक है, तैरने का नियम है। तैरने का नियम, सब सारे नियम बहुत से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। पहला नियम दिया है क्या है, तैरने का नियम क्या है, कल्पना कीजिए, बोल क्या रहा, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुँह करके धारा की दिशा में तैर रहा है, तब चुंबकीय सुई एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। यदि धारा की दिशा ये है, ऊपर की तरफ है और हम इसी की दिशा में तैर रहे हैं, फिर ये आगे घूमे तो ये दिशा है, हम इस तरह तैर रहे हैं, ये आगे घूमे तो ये जो इस डायरेक्शन में जो हम घूम रहे हैं, तो ये जो हमारा यहाँ से लेके ये घूमा, ये क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र। धारा की दिशा में जो घूम रहा है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो राउंडिंग में होगा, ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये एम्पियर का नियम है कि धारा की दिशा में हम तैर रहे हैं और चुंबकीय सुई के सापेक्ष घूमते आएँ तो जो हमारा जिस एन ध्रुव के सापेक्ष हम घूमेंगे वही हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणी कार्क पेंच का नियम। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक पेचकस से एक स्क्रू को हम कस रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्क्रू को हम क्या करते हैं, कस रहे हैं। जब स्क्रू को हम कस रहे होते हैं तो क्या होता है, ये मान लीजिए हमने एक स्क्रू है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन में कस रहे हैं, तो जो हमारा जिस नीचे की तरफ जो जहाँ कस रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या होगा, धारा की दिशा, और हमारी उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो उसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लिया ऊपर की तरफ कस रहा है तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो धारा की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, और हमारी उंगलियां या अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये दक्षिणी कार्क पेंच का नियम है, मैक्सवेल ने बताया कि इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग नियम दिए हैं। ठीक है, ये देखिए पेंच का नियम है कि हमने पेचकस पकड़ा हुआ है और अंगूठा धारा की दिशा है, तो उंगलियां जिस तरह घूम रही हैं वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का मेथड हो गई कि यदि तार में धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब हमें मान लो किसी दूसरे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो उस बिंदु को कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए हथेली का नियम आया है। ये हथेली के नियम में क्या है कि अपनी हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि हथेली और अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत हो तो अंगूठा क्या है, किसकी धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और उंगलियां किसकी तरफ प्रदर्शित करेंगी, जिस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। पी क्या है, वह बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की दिशा में होगा। ठीक है, मतलब ये हथेली को अगर हम फैलाते हैं तो ये क्या है, तुम्हारा धारा की दिशा अंगूठा। ठीक है, उंगलियां क्या है, जिस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये हथेली के ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो हथेली के ऊपर क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो हमें ज्ञात है।
इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो कहीं पे भी हम इसको लगाएंगे तो आप आसानी से मानेंगे कि तार में धारा बह रही, तो हमने नियम लगाया, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, और चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ, अंदर की तरफ। तो ये दिशा ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 जो हमने बताया, बाकी नहीं है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हो रहा है, कितना हो रहा है, इसकी गणना के लिए बायो-सैवर्ट का नियम आया है। बायो-सैवर्ट का जो नियम है उसने क्या बताया कि यदि कोई किसी चालक तार में, एक चालक तार है में धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमें छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, पूरे तार के कारण नहीं, सिर्फ क्या है छोटे अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए बायो-सैवर्ट का नियम बनाया गया। तो ये चालक तार है, आई धारा बह रही है, एक छोटा अल्पांश हमने क्या लिया है, dl लिया है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये एंगल कितना बना रहा है, अल्पांश से थीटा कोण बना रहा है। तो हमें इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसके कारण, छोटे पूरे तार के कारण नहीं, किसके, छोटे अल्पांश के कारण। तो क्या होगी भैया, माना है XY एक चालक तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक अल्पांश हमने dl लिया है, ठीक है। तो इसके द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV कितनी होगी। नंबर 1, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, जो चुंबकीय क्षेत्र dV है, dV क्यों लिए, चूँकि छोटे के कारण निकाल लें, पूरे के कारण नहीं निकाल लें, तो dV समानुपाती I, बहने वाली धारा के समानुपाती। नंबर 2, उस अल्पांश की लंबाई, जो अल्पांश हमने छोटा सी यहाँ dl लिया है, इस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। नंबर 3, साइन थीटा, मतलब जो एंगल बन रहा है अल्पांश और जिस बिंदु पर निकालना है इसके बीच की थीटा की जिया, मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती। और लास्ट जो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dV समानुपाती 1/r²। 4 समीकरण मिले, चारों को मिला के लिखेंगे तो dV समानुपाती I dl sin θ/r²। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा k, ठीक है। k का मान जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, लेकिन SI स्थिति में, SI में क्या बोलेंगे, k इक्वल होता है हमारा μ/4π, ठीक है। μ0 क्या है, निर्वात में चुंबकत्वशीलता, चुंबक की जो शीलता है, चुंबक का पावर है कितनी है निर्वात में, ये μ0 है। इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ, तो μ0/4π I dl sin θ/r², ठीक है। और μ0/4π का मान 10⁻⁻7 भी होता है, तो ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/4π ε0 का मान कितना होता है, 9 × 10�9, इस तरह यहाँ इसका मान -7 होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो क्या है, टेस्ला है, ठीक है। जैसा पीछे भी हमने बताया है, मैन इकाई इसकी क्या है, टेस्ला है। तो ये डेरिवेशन आपका हो गया बायो-सैवर्ट के नियम से किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही डेरिवेशन है, आसान डेरिवेशन है, पेपर में बार बार पूछता है, तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दिया एम्पियर का परिपथी नियम है, ठीक है। जैसे गॉस का नियम है, वैसे ही एम्पियर के परिपथी नियम क्या बोलता है, नियम अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरी हुई धारा I का μ0 गुणा होता है। क्या बोल रहा है कि कोई बंद पृष्ठ है, जैसे ये दिया इस टाइप से, कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, मतलब जो जिस रेखा में चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है उसका रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ये फार्मूला है, B × dl का समाकलन हमने कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया, बराबर में क्या मिलेगा, μ0 × I। μ0 क्या है, चुंबकनशीलता। ये हमें नियम बताया किसने, एम्पियर का परिपथी नियम। अब हम इसके लिए डेरिवेशन कैसे आया है इसको प्रूव करना है। तो हमने एक तार लिया XY, ठीक है, एक लंबा तार लिया है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तीर की दिशा में। ये डायग्राम यही दिया हमें, धारा क्या है, I धारा प्रवाहित हो रही है तीर की दिशा में। तो जो धारा प्रवाहित होगी इस वायर के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, एक वृत्त का कार्य करेगा, ठीक है, जैसा यहाँ डायग्राम में बना है। ये धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये क्या है, एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करने लगेगा। तो
इससे मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, μ0.4 पाई 2I/r। ये क्या है, कहाँ से आया ये फार्मूला, ये लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, ये कोई डेरिवेशन जो है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं अपन की, फार्मूला किसका है, लंबे तार के कारण। यहाँ एक्स वाई हमने लंबा तार लिया है। ठीक है, अब हम इसको बात करें डीएल, जिस अल्पांश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आते हैं अगर हम, तो b इंटू डी एल बराबर पी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, अगर इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है तो हम उसको कॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ एंगल नहीं बनना, दोनों की दिशाएं कैसी है, सेम है। डायग्राम में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और डीएल की जो डायरेक्शन है वो कैसी, एक ही दिशा में है। तो हम इसको लिए कितना लेंगे, एंगल यहाँ 0 ले लेंगे, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो b इंटू डी एल। ठीक है, दूसरा ऐसे ही बोल सकते हैं, सदिश राशि है, सदिश राशि का गुणनफल में कॉस भी आता है, तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, b का मान यहाँ से निकालें कितना, μ0I/2πr, यहाँ रखती है μ0I/2πr इंटू डी एल। ये पूरी कांस्टेंट राशि है, μ0I/2πr, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, मान बढ़ेगा नहीं, डी एल से बचेगा जिसका मान हम बढ़ा घटा सकते हैं, अल्पांश का मान। तो हमने ऐसे किसका समाकलन किया, अल्पांश का। तो ये डी एल का मान कितना होगा, ये अगर पूरा डी एल लेते हैं, छोटा अल्पांश डी एल अगर पूरा लेते हैं तो ये वृत्त है, वृत्त का मान कितना होता है, परिधि कितनी होती है, 2πr। यहाँ हमने 2πr रख दिया, 2πr रखेंगे डी एल की जगह, 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, तो कितना आ गया, μ0I। ये क्या हो गया, एम्पियर का परिपति नियम जो मैं बोलना था हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको घर पे आप कर सकते हैं, नोट्स इसी से बनाएंगे अपनी समझ से। ठीक है, तो ठीक है, इस पर